बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप अभी शेख रशीद साहब को सुन रहे थे, लेकिन आज की एक बड़ी खबर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो है वो एक केस बना है नैब में। अब वो मुलज़िम है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, कि करप्शन करके उन्होंने मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपया बनाया है। आपने इस तरह खबर सुनी है। अब आपको खबर का अंदर वाला हिस्सा बताता हूँ और वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो नैब के पास मौजूद हैं। नैब ने इसके ऊपर काफ़ी इंक्वायरी कर ली है, ये शायद अभी किसी को पता नहीं है। नैब ने वो जो होटल के मालिकान हैं उनको बुला के उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रब्ता करके और उनको भी सुन लिया है, उनका बयानात भी कलमबंद कर लिए हैं। और जो डीजी है जो अब रिटायर हो चुके हैं, अकरम अशरफ गोंदल, उनको भी मुकम्मल तौर पे सुन लिया है। और उनके बयानात भी सुनने के बाद फिर नैब इस नतीजे पर पहुंचा। इन सबको सुनने के बाद, सामान डॉक्यूमेंट देखने के बाद, लाइसेंस देखने के बाद, कुछ और कागजात हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, बड़े अहम कागजात हैं। उन सबको देखने के बाद नैब ने यह फैसला किया कि ये तो उस्मान बुज़दार तक जा रही है बात सीधी। तो अब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया जाए, अब बतौर मुलजिम वो पेश हों और पेश होकर हमारे सवालात का जवाब दें। अब जो कहानी नैब के पास मौजूद है वो कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। जो इल्ज़ाम इनके ऊपर है उसके मुताबिक, यानी जो चीज़ें इनके सामने आएंगी उसमें पहली चीज़ ये है कि ये होटल ज़ेर तामीर था 2019 में, 2018 के आखिर में और 2019 के शुरू में। ये होटल ज़ेर तामीर था, बना नहीं था। और इस होटल के जो मालिकान हैं उन्होंने कोशिश की कि हमें एक लाइसेंस मिल जाए शराब फरोख्त करने का, शराब का लाइसेंस हमें मिल जाए। इन्होंने रब्ता किया उस्मान बुज़दार साहब के मुबैना तौर पे एक फ्रंटमैन से, करीबी आदमी से, और उसने रब्ता करवाया इनका जो DPO साहिवाल हैं इस वक्त, जो फुफ्फा हैं, लोग समझते हैं मामू हैं, लेकिन वो फुफ्फा हैं उस्मान बुज़दार के। इनकी जो मुझे पता चला है कि इन फुफ्फो के शौहर हैं। तो अमीर तैमूर उनका नाम है, DPO साहिवाल। हाँ, ये आपको नज़र आ रहे हैं अमीर तैमूर। इनसे रब्ता करवाया। अमीर तैमूर साहब ने जो है वो फौरी तौर पे उस्मान बुज़दार साहब से रब्ता किया और जो भी इन्होंने नेटवर्क बनाया, 5 करोड़ रुपए में मुबैना तौर पे ये सौदा तय पा गया कि आप एक लाइसेंस जारी करवाएगी हुकूमत पंजाब शराब का इनके होटल को, और उसके बदले में 5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे मिलेगा। और उसके बाद ज़बानी कलामी टेलीफोन करते रहे जो उस वक्त DG थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के, अकरम अशरफ, उनको राहील सिद्दीकी, डॉक्टर राहील सिद्दीकी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के, उन्होंने दबाव डाला। बकौल जो नैब के अंदर जाके इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो वर्बल स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके मुताबिक डॉक्टर राहील सिद्दीकी दबाव डालते रहे कि आप ये लाइसेंस इशू कीजिए, आप इसको जारी करें। तो एक्साइज वाले डर गए, उन्होंने कहा जी ये तो एक गैर कानूनी काम है, ये हमसे करवा रहे हैं, कल को हम फंस जाएंगे, कोई अदालत में चला जाएगा। बहुत सारे होटल वाले और भी मांग रहे हैं, उनको हम नहीं दे रहे। तो ये ज़ेर तामीर होटल है, ना ये 4 स्टार है, ना ये 5 स्टार है। और 4 स्टार 5 स्टार होना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पंजाब के कानून के मुताबिक, CM पॉलिसी के मुताबिक वो ज़रूरी है। ना ये टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है उससे ये लाइसेंस शुदा है। इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है पेंडिंग है। तो इस होटल को कैसे लाइसेंस मिल सकता है? तो उन्होंने ये लिख कर दे दिया 8 जनवरी 2019 को उन्होंने अपने DG को बता दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता। DG ने ये बात जो है वो दोबारा CM हाउस में 3 मरतबा समरी भेजी, और वो इसलिए भेजी कि CM साहब ने एक ऑर्डर जारी कर रखा था उस्मान बुज़दार साहब ने कि जो भी हसास नौयत का मामला हो या ऑफिसर को लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो फौरन वो समरी मुझे भिजवा दी जाए। ये नोटिफिकेशन मौजूद है, ये समरी मुझे भिजवा दी जाए। 2018 में उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, समरी मुझे भिजवाएं, मैं फैसला करूंगा अपनी टीम के साथ कि इसका क्या करना है। तो यही सोच के जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले हैं उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को ये समरी 3 मरतबा भिजवाई। तो उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से जो है वो इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिया गया, जानबूझकर इसको नज़रअंदाज किया गया और दबाव लगातार डालते रहे कि ये जो है वो आप लाइसेंस शराब का इशू करें। और फिर फाइनली ये हुआ कि 9 जनवरी 2019 को ये लाइसेंस से उस वक्त के DG एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जारी कर दिया एक ऐसे होटल को जो खुला ही नहीं, एक ऐसे होटल को जिसके अंदर अभी वो जो है वो 4 स्टार 5 स्टार नहीं हुआ, उसके कोई भी कंडीशंस जो हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने उनको गैर कानूनी तौर पे मेलाफाइडली ये लाइसेंस इशू किया। अब ये लाइसेंस ऐसे तो इशू हो नहीं सकता, इसके अंदर जो पैसा वसूल किया गया है उसमें मुबैना तौर पे उस्मान बुज़दार साहब के जो हैं वो फुफा, उन्होंने किरदार अदा किया है और उन्होंने वो पैसा वसूल किया और उस्मान बुज़दार साहब को इन्वॉल्व किया है, जो नैब की, इसीलिए नैब उनको बुला रहे हैं। और उस्मान बुज़दार साहब का ऑफिस इस्तेमाल हुआ और उनके नाक के नीचे ये सारा काम हुआ। 3 मरतबा उनको बताया गया ये गलत काम हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने इसको नहीं रोका। अब नैब का एक सेक्शन है 9A,
नैब का सेक्शन 9A और उसका सब सेक्शन है आगे 6, वो ये कहता है कि उस्मान बुज़दार साहब पे पूरी लायबिलिटी आती है इस मामले की। तो उस्मान बुज़दार साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। मैं एक सवाल रखूंगा आज सबसे पहले पीटीआई के सामने, और वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको मेहमानों के बारे में बताऊं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है PMLN से, और पीटीआई से कुछ देर में हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, और पीपल्स पार्टी से भी होंगे जी पीपल्स। जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब, ये तो शहबाज शरीफ साहब तो अरबों के उन पे इल्जाम लगते थे, ये तो बहुत छोटे छोटे खांचे हैं उस्मान बुज़दार साहब के, और नैब ने तलब कर लिया। मेरा सवाल ये है कि अलीम खान को जाना पड़ा तो इस्तीफ़ा, सब्तैन खान को जाना पड़ा इंक्वायरी में तो इस्तीफ़ा, और समीउल्लाह चौधरी को जाना पड़ा इंक्वायरी में तो इस्तीफ़ा, तो उस्मान बुज़दार को जाना पड़ रहा है इंक्वायरी में, तो क्या इस्तीफ़ा आना चाहिए? इनका उसूल है। देखिए जी, ये अपना इमरान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तफसील से आपने इस पूरे केस का जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि इतनी तफसीलात और जिस मेहनत से आपकी टीम ने रिसर्च की है, इतनी तफसीलात तो अभी तक किसी ने इस केस के बारे में दी नहीं है। और आपकी इस तमाम तफसील देने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई शक बाकी रह जाता है इस केस में। जो फैक्ट्स आपने दिए हैं कि उस्मान बुज़दार साहब पूरी तरह इसमें मुलव्वस हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि इसके अलावा भी बहुत सारे और शवाहिद उस्मान बुज़दार साहब की और उनकी टीम के बारे में दिए जा रहे हैं। पंजाब में जिस तरह करप्शन हो रही है, मैं मौजू से हटना नहीं चाहता, लेकिन पंजाब में अगर DPO लग रहा है तो जनाब उसके पैसे, अगर जनाब कोई DC लग रहा है तो उसके पैसे, ये सारी बातें पंजाब में ज़बान आम के ऊपर है। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बात कह रहा हूँ। आप पंजाब बैठे हैं, लोगों से पूछें। मैं अगर इस्लामाबाद बैठा हूँ, मेरे तक ये इतलाएँ आ रही हैं, तो यकीनन आप तक भी ये सारी इतलात जो हैं वो जा रही होंगी। तो ये जो ख़ास स्पेसिफिक केस है नैब का, मैं समझता हूँ कि ये नैब के लिए भी एक इम्तहान है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी एक इम्तहान है, जो बार बार ये मांगा करते थे इस्तीफा के, जनाब आपके खिलाफ इल्ज़ाम लग गया तो लिहाजा पहले आप इस्तीफा दें। नहीं, उन्होंने ये मिसालें पेश की हैं, मिसालें पेश की हैं उन्होंने, और उसके बाद आप ट्रायल का सामना करें। सर उन्होंने मिसालें पेश की हैं। बुज़दार साहब के ऊपर भी वही फार्मूला लगना चाहिए। अपनी काबीना के 3 बंदों को उन्होंने रिजाइन करवा के भेजा है, तो अब उनकी बारी है, तो अब वो मुल्जिम है, मुल्जिम उस्मान बुज़दार हैं, चाहे वज़ीर आला पंजाब में मुल्जिम तो हैं अब वो। नहीं, बिल्कुल मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि जो फार्मूला और जो हाई मॉरल ग्राउंड्स आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से यही आप देखें कि पै दर पे रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ किसने इस्तीफा दिया है। उस्मान बुज़दार साहब का केस देख लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इंतहाई दुख है इसका हवाला देते हुए भी कि जितनी ज्यादती PIA के साथ हुई है, जितनी पूरी दुनिया में हमें एम्बेरसमेंट उठाना पड़ी है, शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा, हमारे पायलट जो दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, उन्हें जितनी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा, और बड़े मजे से जनाब वजीर हवाबाजी ने पार्लियामेंट के अंदर आके उन्होंने माजरत कर ली, अपना बयान वापस ले लिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो कोई अजीब ही ढंग है इस हुकूमत के। मेरे ख्याल में उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसमें उन्होंने ये क्यों किया। मैं उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर उनसे इमरान खान साहब को निपटना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। मैं जनरल रिटायर एजाज अवान साहब, आपके ख्याल में इस्तीफ़ा देना चाहिए उस्मान बुज़दार साहब को इंक्वायरी में शामिल होने से पहले, या उनको इंक्वायरी में शामिल हो जाना चाहिए और इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? क्योंकि उनसे तो उन्होंने फ़ौरन लिया, सबसे इस्तीफ़ा लिया, और इंक्वायरी होने से पहले ही उन्होंने कहा जी इंक्वायरी आपकी खुल गई, आप पहले इस्तीफ़ा दें फिर आप जाएं। जी इमरान, थैंक यू वेरी मच। अगर हम अपने सोसाइटी को देखें, अपने पॉलिटिकल कल्चर को देखें और ये देखें कि हमारी सोसाइटी में क्या कुछ हो सकता है, अगर इल्जामात पे आप इस्तीफे लेने शुरू करें तो फिर तो असेंबली 90% असेंबली खाली हो जाएगी। तो क्यों ले रहे थे उस्मान सर? नहीं सर, बात ये नहीं है, बात ये है उस्मान बुज़दार साहब ने एक पैटर्न सेट किया। उन्होंने कहा कि जिसकी भी इंक्वायरी होगी वो इस्तीफा देकर जाएगा, हमने ये रूल बना दिया है। अब उनकी अपनी इंक्वायरी हो रही है, तो क्या ये रूल उनको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए या नहीं? उनकी अखलाकी तौर पे अब क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, बात यह है कि किसी करप्ट आदमी को इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब तक जुर्म साबित नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने सारी उम्र जो अपना पूरा टेन्योर था वो गुजार लिया इल्जामात की जद में। अगर इन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट किया था और अपने पार्लियामेंट के लोगों से इस्तीफे दिए हैं,
तो फिर इनके लिए एक बड़ा मुश्किल पोजीशन है, इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अपने सबॉर्डिनेट से, अपने मेंबर से इन्होंने इस बात पे इल्जाम लगने पर इस्तीफे ले लिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बड़ी एक अहम पोजीशन है, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो सियासी बसात बिछी हुई है और उसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप उनको देखें, अगर ये आज इस्तीफा दे देते हैं तो कल इनकी जगह कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, पार्टी के अंदर कौन है। सर ये कोई सर कानून ये थोड़ी देख, एक मिनट सर, कानून क्यों देखेगा ये बात, असूल क्यों देखेंगे ये बात। तो आप कहें कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 पाकिस्तान है, वो तो कह रहे थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। एक पाकिस्तान में जो समीउल्लाह चौधरी के साथ होगा वही उस्मान बुज़दार के साथ होगा, होना चाहिए, जो ऐसा ही होना चाहिए। सर चाहे वज़ीर आला ना बने सर, कोई बात नहीं, नया पाकिस्तान बन रहा है, कोई बात नहीं, कुर्बानी दें कि अगर एक मेयार कायम किया है और इस चीफ मिनिस्टर ने खुद किया है, तो फिर उसी डगर पर इनको भी चलना पड़ेगा जिसपे पहले इन्होंने इस्तीफे तलब किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इल्जामात पे मैंने आपको कहा और मैं दोहरा रहा हूं कि अगर आप इल्जामात पर इस्तीफे लेने शुरू करेंगे तो फिर कल आप सर, लेकिन ये आपका मौक़िफ़ है ना सर, पीटीआई का नहीं है। आपका मौक़िफ़ बड़ा सेन है, समझ आता है कि इल्ज़ाम के ऊपर बंदा फारिग नहीं होना चाहिए, लेकिन पीटीआई को ये समझ नहीं आती। वो कहती है इल्ज़ाम पे ही फारिग होना चाहिए, वो करते रहे हैं, कोई भी बंदा सजा नहीं हुई। पहले भी जो इन्होंने किया वो गलत किया, और वही लोग वापस आ गए अदालतों से फारिग होकर। और कितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है जिनके ऊपर बड़े भारी भारी इल्जामात लगे और हमारी अदालतों से वो डिसीजन उनके हक पे आए या उनका जुर्म साबित नहीं हो सका, क्योंकि ये बड़ी एक पेटी किस्म की करप्शन नजर आ रही है। उनका नजरिया है। अब आपके ख्याल में पीटीआई को अपना नजरिया बदल देना चाहिए, उस पर यू टर्न ले लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उस्मान बुज़दार अब फंस गए हैं? देखें, स्टेट क्राफ्ट जो है और हुकूमत करना, और पाकिस्तान जैसे मुल्क से हुकूमत करना इतना आसान नहीं है। उनको अपने रवैये पे भी नजरसानी करनी चाहिए, और यस, हर मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए जुर्म साबित होने पर। ठीक है, हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उसको घर जाना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है सर, अब देखो मेरा एक मेरा सवाल है डॉक्टर तारिक फजल साहब, सवाल नवाज शरीफ साहब के बारे में उठाया गया था। आपको नहीं लगता जितनी तेजी से ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में, सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे डरी हुई है, 3 महीने कोई बंदा निकाल नहीं सकता। मुझे आप ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब अगर वज़ीर आला पंजाब हुए तो क्या वो इस केस के हक़ाइक़ को ख़राब नहीं करेंगे, अपनी पावर्स को अपने हक़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसके इम्कानात नहीं है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए नैब के रास्ते में रुकावटें डालें? इसलिए मैं कह रहा हूं पहले इस्तीफा दें, केस का सामना करें एक आम आदमी के तौर पे, और फिर वापस आके वज़ीर आला बन जाएं। उसूल की बात है सर। डॉक्टर साहब लगती नहीं। देखिए, जो भी जन साहब ने बात की है, मेरा ख्याल है आपने बड़ी सही बात की है कि जन साहब एक ओपिनियन है जो आपका ज़ाती ओपिनियन है, दूसरी जो आप राय क्या लें या जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो दूसरों से वो तवक्को करते रहे हैं, दूसरों से मुतालबा करते रहे हैं, वो बिल्कुल यही है। अगर आप उस तकाज़े को देखेंगे तो वो बिल्कुल यही है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब अपने मनसब पे कायम रहते हैं और उसके लिए अगर तहकीकात की जाती हैं, डीजी एक्साइज को बुलाया जाता है, एक्साइज के दीगर अफसरान को बुलाया जाता है, तो वो 100% उस्मान बुज़दार साहब के ताबे हैं। अगर 2 साल में पंजाब के 5 से 6 आईजीज बदल सकते हैं और चीफ सेक्रेटरीज बदल रहे हैं और सेक्रेटरीज बदल रहे हैं, और हमारा यहाँ अगर पिंडी में देखें तो यहाँ के मेरे ख्याल है 6 तो डिप्टी कमिश्नर बदल चुके हैं, 4 कमिश्नर बदल चुके हैं। जिस तेजी के साथ ये ट्रांसफर हो रही है, 5 आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरीज, जी बिल्कुल, उसमें यकीनन इस बात का 18 महीनों में कभी इम्कान नहीं, बल्कि हकीकत में ये बात हकीकत के बिल्कुल करीब है कि जितने अफसरान जो नया बुलाएगा इस केस में, वो यकीनन उनके ताबे होंगे, वो उनकी मर्जी के बगैर बयान नहीं दे सकते, वो उनकी मर्जी से रिकॉर्ड लेके जाएंगे, वो उनकी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं लेके जाएंगे। मैं जितना इसमें तफसीलात में जाऊंगा मैं जा सकता हूँ, लेकिन इसको आप बिलउमूम यही कह सकते हैं। देखें ना सर, मेरी बात सुने, अगर तो वो वज़ीर आला पंजाब होंगे, किसी को भी मेरी बात सुने सर, अगर वज़ीर आला पंजाब होंगे तो वो किसी भी बंदे को कह सकते हैं कि यार अपने ऊपर ले लो, थोड़े अरसे में ये मामला निपटता है तो कुछ कर लेते हैं, हम अदालत से तुम्हें रिलीफ ले देंगे या कुछ और मामला हो जाएगा, तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, अपने ऊपर ले लो। कोई भी एक बंदा अपने ऊपर ले सकता है, वज़ीर आला पंजाब के लिए तो ले सकता है, लेकिन एक आम आदमी अगर उस्मान बुज़दार होगा तो उसके लिए कोई अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी सर्विस की या अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी इस तरह की वो नहीं देगा। शहबाज गिल साहब है जी हमारे साथ जी। राणा साहब कौन है? शहबाज गिल साहब मौजूद जी, हम कोशिश कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मेरा सवाल बड़ा सादा है। समीउल्लाह चौधरी इल्ज़ाम लगा मुस्ताफ़ी, अलीम खान इल्ज़ाम लगा मुस्ताफ़ी, सब्तैन खान इल्ज़ाम लगा गिरफ्तारी मुस्ताफ़ी, उस्मान बुज़दार इल्ज़ाम लग गया है, अब मुलजिम बन गए हैं और पेशी है। आपके ख्याल में इस्तीफ़ा आएगा? आप अपने उसूल के ऊपर कायम रह पाएंगे? बहुत शुक्रिया इमरान। इमरान देखिए, दो बातें ज़ेरे बहस हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। आपका जो सवाल करने का हक है बिल्कुल, और आप हमारा जवाब देने का फर्ज है, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन के मेंबर्स बैठे हुए हैं, मेरा इनसे सिर्फ ये सवाल है कि क्या इन्होंने खुद कभी जिंदगी में ऐसा किया है कि इन पे इल्जाम लगा और इन्होंने इस्तीफा दिया है? जब बुरे लोग हैं, तो वो बुरे लोग हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं सर, वो बुरे लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं सर। बुरे लोगों की मिसाल ना दें सर। नया पाकिस्तान, आपका हक है सर, ठीक है, आप बोलें। इमरान जी, आपका हक है सवाल करने का, मेरा फर्ज है जवाब देने का, सर, और वो मैं एप्पल दूंगा। और ऑरेंजेस को मिक्स लेकिन ना उससे करें। पहले मैंने आपसे सिर्फ गुजारिश की कि बुरे लोगों से अच्छी चीजों के बारे में राय नहीं लेते। ये हमें भी एक तरीकाकार यहाँ बदलना पड़ना है। एक बंदा जो खुद मैट्रिक फेल हुआ है, वो उससे मैट्रिक पास कैसे करनी है, उस चीज के हम मामलात उससे डिस्कस नहीं कर सकते। चलें, आप मुझे बताएं सर, होगा क्या, होना क्या चाहिए? वो किसी और किसी पे चोरी का इल्जाम सर, उनसे ना लड़ें सर, उस्मान बुज़दार साहब पे वापस आ जाएं। मैं लड़ नहीं रहा सर, मैं लड़ नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब, ये जितना मर्जी आपको डांटे, आपने बोलना नहीं है आज। वो लड़ाई कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं। आप इशू पे आए वापस। देखिए डॉक्टर साहब से मेरा पर्सनल, मैं डॉक्टर साहब पे हिट नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, एक असूल की बात कर रहा हूँ। ये जो रोज हमारे यहाँ होता है कि जो नून और पीपीपी ने जिंदगी में कभी नहीं किया, वो उस पे भी बैठ सर, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं सर। मुझे जवाब दे दें कि उस्मान बुज़दार को इस्तीफा देना चाहिए पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक या नहीं देना चाहिए। बार बार करें, इनका करना नहीं बनता, समझ सर, नहीं बनता। चलें, मेरा सवाल है सर, मुझे बता दें आप जी। हाँ जी, आपके सवाल का जवाब। देखिए, इमरान खान साहब ने दो असूल इस मुल्क में नए, जिनसे ना बल्द है अपोजिशन, तो उनको ना पता है, ना पता हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस फ्रूट को कभी चखा ही नहीं है, उनको इस बात का पता ही नहीं है। ठीक है। चंद दिन पहले मेरे साथ को बात कर रहे थे जो उनको क्रिकेट के जमाने से जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दफा इमरान खान साहब ने किसी को ये कहा कि जिसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, वो अच्छा बॉलर नहीं बन सकता। वो वहां भी करप्शन करेगा, उसको छक्का पड़ेगा, वो पूरी मेहनत से अगली बॉल नहीं करेगा। तो जब से वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक चीज प्रूव की है कि जो उनके असूल है, उनके आगे कोई भी आता है वो उसको हटा देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उस्मान बुज़दार साहब पे कोई रेफरेंस फाइल होता है तो उस टाइम हम बिल्कुल नहीं, रेफरेंस नहीं सर, रेफरेंस नहीं सर, ये तो रूल ही कोई नहीं था। नवाज शरीफ, एक मिनट सर, रेफरेंस तो सर ना करें ना। शहबाज गिल साहब, रेफरेंस अपनी बड़ी रेफरेंस और उनकी बड़ी सिर्फ इल्जाम। नहीं मेरी अब बात तो इमरान, बात तो पूरी सुन लेना। जी बताएं मुझे। पूरा दी बड़ी सिर्फ इल्जाम ते ताड़ी बड़ी रेफरेंस। नहीं, अच्छा रेफरेंस दिया वैसे आपने। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तो उनके ऊपर जो अभी नैब ने बुलाया है ना, हमें भी मामलातदारी बात नहीं पता, नैब को पता है ना, लेट द थिंग्स कम आउट ना। अभी आ रहे हमारी हुकूमत के अंदर ही हो रहे, इनकी हुकूमत में तो किसी में जुर्रत नहीं थी। कैसे करते? उनकी काबीना के लोगों को नैब ने उनकी काबीना के लोगों को ऐसी हालत में रखा तो उन्होंने फौरन रिजाइन ले लिए थे। समीउल्लाह चौधरी को तो नैब ने आज तक बुलाया भी नहीं और रिजाइन ले लिया उससे। सर क्या करते हैं? देखिए, वो आपके बड़े टफ क्राइटेरिया हैं। समीउल्लाह चौधरी का बिल्कुल एक डिफरेंट इशू था, और उनसे वो जो भी रिजाइन लिया मैं आपको शहबाज गिल साहब सुनवा सकता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जब तुम पे इल्जाम लग जाए तो ओहदा छोड़ो, जी अपना असर रसूख छोड़ो, क्योंकि तुम, अगर ये वजीर आला पंजाब हैं, ये तो अफसरों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि नैब को सबूत नहीं देने, ये तो प्रेशर डालेंगे कि नैब को सही बात नहीं बतानी। ये बात ध्यान में रखिए इमरान, जो आपने डिफाइन किया ना, जो आपने फ्लोर डिफाइन किया, ग्राउंड डिफाइन किया, वो बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान का दिया हुआ है इस कौम को। पहले यहाँ कौन ये बातें करता था, आपको पता है? किसको इन चीजों का एहसास होता था? ये तो सारी चीजें इंट्रोड्यूस ही उन्होंने की हैं। तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं तो आप यकीन रखिए कि आगे भी वो इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन सिर्फ हाथ बांध के एक गुजारिश, चोरों से मत पूछा करें कि चोरी के ऊपर क्या सजा देनी, आप करें ना। और सर मैं तो चोर नहीं हूं, मुझे तो बताएं सर, एक मिनट ठहर जाएं। आपको लगता है कि शहबाज गिल साहब एक मिनट, आप शहबाज गिल साहब देखें मेरी बात में, ये तारिक फजल चौधरी साहब को नहीं कह रहा। शहबाज गिल साहब देखें, मैं आप शहबाज गिल साहब को नहीं कह रहा भाईजान,
डॉक्टर साहब आज ये बोलना डॉक्टर साहब ये बहस कहीं और चली जाएगी डॉक्टर साहब। वो अपने कबीना में बिठाए हुए हैं यार, किससे इस्तीफा लिया है? इमरान खान साहब कह रहे हैं इस्तीफा दें। इमरान साहब यही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुके यार, मेरा सवाल तो सुन लो, मेरा सवाल तो सुन लो डॉक्टर साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड लोगों के ऊपर ये चीनी और डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर साहब मौका दूंगा, डॉक्टर साहब मौका दूंगा, डॉक्टर साहब मौका दूंगा यार, डॉक्टर साहब को कहीं एक मिनट रुके जरा, मौका दूंगा। शहबाज गिल साहब सादा एक चीज मुझे बिल्कुल सादी, आप इल्जाम के ऊपर एक कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी जो इन्फ्लुएंस कर सकता है इदारों को, उसको कुर्सी छोड़ के तफ्तीश में शामिल होना चाहिए, ये इमरान खान साहब ने फरमाया था। जो इमरान खान साहब का उसूल है क्या वो उस्मान बुज़दार पे लागू होता है या नहीं होता? सादा बताएं सर मुझे आप। रेफरेंस किधर की बात कर रहे हैं सर? वो तो पता नहीं साल डेढ़ बाद आना रेफरेंस। जो इमरान खान साहब के असूलों पे नहीं चलेगा, वो उस्मान बुज़दार हो, शहबाज गिल हो, वो कोई भी हो, वो अपनी जगह पर नहीं रहेगा। ये सादा असूल है। तो सर फिर नवाब वज़ीर आला लब लो सर पंजाब। और पूरी कौम को पता है, एक बात और पूरी कौम को पता है कि इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं, करप्शन ना कर सकते हैं, ना उसको टॉलरेट कर सकते हैं। सर वाकई ये तो हमें पता चल गया कि कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान जो है कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हमें पता चल गया। इमरान खान जो है वो जिंदगी में किसी भी जगह के ऊपर अगर उन्हें कोई सख्त फैसला करने का मौका मिला और करना पड़ा तो वो करेंगे। गिल साहब ब्रेक के बाद आता हूं, गिल साहब कभी नहीं छोड़ेंगे। गिल साहब ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। फिर जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के उसूलों के मुताबिक ही चलना होगा, तो फिर तो नया वज़ीर आला पंजाब ढूंढ लें आप। ब्रेक के बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम में वापस आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से अब एक सादा सवाल। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार का मामला जो है इमरान खान के उसूलों के ऐन मुताबिक होगा, लेकिन आपका नहीं बनता ये मुतालबा करना, और आप मुतालबा मेरे ख्याल में करें भी ना, वरना आपकी जिद में उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं देना। फिर इमरान साहब ना हमने मुतालबा किया है और ना हम करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें पता है उन्होंने इस्तीफ़ा देना नहीं है। हमें यह भी पता है कि बुज़दार साहब के ऊपर जो, मैं उनकी जात की नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे एतराज़ात हुए भी और बहुत दफ़ा ये तजावीज़ पार्टी के अंदर डिस्कस भी हुई। शायद कोई नया वज़ीर आला आ रहा हो, नया वज़ीर आला की आएगा तो जाहिर है वो की जमात का आएगा, और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये नया वज़ीर आला इलेक्ट नहीं करवा सकते थे। जब बुज़दार साहब इलेक्ट हुए तो उस वक्त भी जो सादा अक्सरियत थी, सादा तो नहीं बहरहाल जो मेजॉरिटी थी। सर मेरी खबर के मुताबिक भी इलेक्ट करवाने का मसला नहीं है, इनको इलेक्ट करवाने का कोई मसला नहीं है, ये मेरी इत्तला भी है, कंफर्म जी इलेक्ट करवाने का मसला नहीं है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी तजावीज़ के बावजूद अगर इमरान साहब बज़िद हैं तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वसीम अकरम प्लस भी हैं, वट एवर रीजन बेस्ट नोन टू हिम। लिहाजा मैं नहीं तवक्को करता कि उस्मान बुज़दार साहब इस इशू के ऊपर कोई इस्तीफा देंगे। मैं तवक्को नहीं रखता। ठीक है, अब मैं ज़रा थोड़ा अपोजिशन के एक मामले के ऊपर पहले जनरल एजाज अमान साहब से मैं आगाज़ कर लेता हूँ। सर आपको क्या फीचर नज़र आ रहा है? आज एक और फर्द जुर्म गई है शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज साहब पे, और उसके बाद अपोजिशन एक एहतजाज की तरफ भी बढ़ रही है। एक तरफ केसेस हैं, एक तरफ एहतजाज है। आपको लगता है ये कुछ कर पाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, ज़िंदा रहना है सियासी तौर पे अच्छे वक्त के इंतज़ार के लिए? देखिए इमरान, मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन पार्टीज़ के अंदर कोई कदर मुश्तरक नहीं है। इनके अपने अपने मसाइल हैं। यस, करप्शन के चार्जेस इनकी तमाम दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरशिप के अगेंस्ट हैं, और वो जब तक उनका फैसला नहीं होता ये अपने आप सर्वाइवल के लिए और गवर्नमेंट के साथ इस तरह के खेल जो है वो जारी रखेंगे। जहाँ तक स्ट्रीट पार है फजलुर रहमान साहब की, वो खुद कहीं पे चार्जशीटेड नहीं हैं, वो अंडर ट्रायल नहीं हैं, उनके पास स्ट्रीट पार भी है और वो तमाम तरह लोगों को मोबिलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों बड़ी पार्टियां लीडरशिप रोल उनको देंगी? इन शॉर्ट इनमें बहुत सारे तजादात हैं। मुकदमात से बचने का ये तरीका नहीं है, और ये हुकूमत मुझे नहीं लगता कि किसी एहतजाज की, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सियासी एहतजाज की सूरत में कोई भी हुकूमत नहीं गई, या वो पाकिस्तान आर्मी ने इंटरवीन किया और रिमूव की है, या वो मुद्दत उसने अपनी पूरी की है। तो उस तरह की सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान आर्मी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है
पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इसमें इंटरवीन करना चाहेगी या इनको डिस्टेबलाइज करना चाहेगी, तो अपोजिशन के पास न स्ट्रीट पार है न लोग उनकी तरफ आने को तैयार हैं। इस वक्त मुझे किसी तब्दीली के इम्कानात नजर नहीं आते। जी डॉक्टर साहब, होगा और सेटल हो जाएगा इफ एट ऑल कोई मोबिलाइजेशन। मैं एक मिनट डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के पास वापस जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी का मसला सबसे बड़ा ये, पीपल्स पार्टी के साथ आप इकट्ठे हो ही नहीं सकते। बिल्टन जो है वो प्रॉब्लम है, बिल्टन प्रॉब्लम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कहते हैं मीटिंग्स में, आप पीपल्स पार्टी पे नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में मुश्तरका तहरीक तो नहीं चल सकती। क्या पीएमएलएन, देखिए पंजाब में तो आपको हम कुछ भी कहें, लेकिन पंजाब में पीएमएलएन एक बहुत बड़ी हकीकत है। क्या पीएमएलएन पंजाब में एहतजाज शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में सारे में हो जाता है, समझ लें आप। क्या पीएमएलएन अकेली कुछ प्लान कर सकती है? इज इट पॉसिबल? देखिए जी, मैं चूंकि आपके प्रोग्राम में हूँ, वरना मैं आपको चंद वीडियो सेंड करता और मैं आपसे दरखास्त करता कि ज़रा आप चलाएं, ताकि पिछले दिनों में जो क्राउड जब मरियम नवाज साहबा बाहर निकली वो सड़कों के ऊपर था, उससे पहले जो तहरीक करती रही पीएमएलएन को लीड करती रही, वो क्राउड जो आया वो जरा देख लेना। गिरफ्तारी से पहले मरियम नवाज के जलसे अच्छे थे, बड़े थे। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मरियम नवाज के जलसे तगड़े थे गिरफ्तारी से पहले। एक मिनट मैं ये जरूर मैं क्लियर कर दूं कि पीएमएलएन तोड़ फोड़ पे यकीन नहीं रखती, पीएमएलएन डंडों के आगे कीलें लगा के पुलिस वालों को मारने पे यकीन नहीं रखती, वो रेडियो पाकिस्तान पे पीटीवी पे हमला करने पे यकीन नहीं रखती, वो क्रेन लेके असेंबली के ऊपर चार्ट तोड़ने पे यकीन नहीं रखती, वो असेंबली के सामने अपनी वो कपड़े और शलवारें लटकाने पे यकीन नहीं रखती, वो पीएम सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमला करने पे यकीन नहीं रखती। ये बात बिल्कुल ठीक है। जहां तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे इख्तलाफात हैं, मैं उसमें भी बात कर देता हूँ। हर जमात का इमरान साहब अपना एक नजरिया होता है, अपना मंशूर होता है। जरूरी नहीं होता कि अपोजिशन की तमाम जमातें हर वक्त हर नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हों, लेकिन जहां तक हुकूमत से निजात दिलाने का ताल्लुक है, जो इस वक्त आम आदमी की परेशानी है, जिस तरह लोग कर्ज में मुब्तला हैं, आज मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि पाउंड 217 रुपए का हो गया है। 217 रुपए का एक पाउंड है, डॉलर 170 क्रॉस कर गया है। इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम क्या देख रही है, अवाम क्या देख रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आटे का थैला कितने का है? वो तो जो खुद खरीदे उसे पता होता है ना। हमें से जो सारे यहाँ बैठे हैं कोई नहीं खरीदता, जाहिर है हमें मिल जाता है, हमारे लॉसिंग आ जाती है। मैं खरीदता हूँ डॉक्टर साहब, मैं खरीदता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता सकता हूँ वाकई में जो कीमत है वो उससे ज्यादा का मिल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। आप मुझे बताएं, जो क्योंकि मैं खुद जाता हूँ खरीदने के लिए हर महीने आटा, मुझे पता है कितने का मिल रहा है। आपने कही ना तहरीक के नतीजे में क्या होता है, तो मैं ये भी अर्ज कर दूं, मुझे बहुत सारे आप जैसे दोस्त पूछते रहते हैं इमरान साहब कि जी नंबर गेम नहीं है अपोजिशन के पास। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया था, मैंने कहा जिस वक्त चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी, गवर्नमेंट के पास भी नंबर पूरे नहीं थे, लेकिन इस वक्त उनकी किस्मत का सितारा उनके हक में था। हमारे वो बंदे जो खड़े हुए अपना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, जब वोट डालेंगे उनके दिल बदल गए। तो दिल बदलते देर नहीं लगती, ये दिल किसी वक्त भी बदल जाते हैं। सिर्फ किस्मत का सितारा आपके हाथ में होना चाहिए। डॉक्टर साहब ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक लेने दें, मैं वापस आगे जरा गवर्नमेंट का भी मौके लेना। ब्रेक लेना, ब्रेक लेके वापस आ। अब वो कहते हैं रुख बदलने में उसे देरी क्या लगती है, जिस किसी को भी जमाने की हवा लगती है। देखना यह है कि हवा कैसी चल रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी शहबाज गिल साहब, एक तहरीक भी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ भी कुछ कदम बढ़ रहे हैं, नैब के और इदारों के और इन्वेस्टिगेशंस के। तो अब आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें पहले तो मैं जवाब दे दूं। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एक तो मैं जातियात पे बात ही करता होता, मैं डॉक्टर साहब पे मैंने कोई बात नहीं की। जो भी बात हो रही थी वो बात मैं एज अ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली पे कर रहा हूँ, जो उनकी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। ये तो सारी बात है, उसी पॉलिटिक्स को आके डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन करता धरता तो वो हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये फरमाया कि ये पीटीवी पे हमला नहीं करते। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं। इन्होंने ये कहा हम ये नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में गोलियां मारते हैं। इन्होंने, अब वो बड़ी बुरी सी बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि करते हैं बार बार लोग, एक बेचारा अनपढ़ बंदा आया होगा कहीं से गांव से, जिसको ये भी नहीं पता होगा सुप्रीम कोर्ट क्या है लोग ऐसे। हम तो सारे मौजूद अदालत का एहतराम करते हैं, ये भी और हम भी। बहरहाल माजी में इन्होंने तो उस पर हमला भी किया हुआ है, लेकिन एक गाँव का बेचारा को अनपढ़ बंदा होगा जिसने शलवार धो के वहां पर डाल दी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी अदालत है और इसका मर्तबा क्या है। लेकिन उनको तो पता था, जो वजीर आजम रहे हुए थे जिन्होंने हमला किया था,
तो एक गरीब की शलवार का तो बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन जो अपने सियासी मुखालफिन की शलवारें उतरवा के उनको थानों में जुल्म करते थे, उसका इन्होंने जवाब नहीं देना। सो कहने का मतलब ये है कि इनको, मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क में एक रविश हमें चेंज करने की जरूरत है। इमरान खान जी, आप बात करें, सजते हैं ये बात करते नहीं सजते, ये कुछ चोरी शोरी का लोगों को मशवरा दिया करें। हमारे भी अगर पार्टी के अंदर कोई करप्ट लोग हैं, ये उनको ट्यूशन दिया करें। तो हमारी जो पार्टी में अगर कोई अपनी भी बात कर लें सर, चोरी करनी है, अपनी भी बात कर लें, कैसे चोरी करनी है, कैसे आप अच्छा अब चले अब डॉक्टर साहब लेकिन सर अच्छा आ जाते हैं, अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं सर। इतना टाइम नहीं है ना सर, अब उनका भी रिस्पॉन्ड, उनको रिस्पॉन्ड करना है, उनको भी रिस्पॉन्ड करना है ना। हाँ जी जी, तो आप देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, सिंपल बात यह है कि जो कुछ भी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर होगा वो आपके सामने होगा। ये हमने ठीक है, चलें अकाउंटेबिलिटी के ऊपर वो कह रहे हैं उसके ऊपर फिक्स करेंगे सर। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं जितनी मर्जी एहतजाज करो, वो होगा वही, जो अकाउंटेबिलिटी चल रही है वो रहेगी। देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है कि शहबाज गिल साहब को बड़ा पेशाब का और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, माजी के किस्सों की भी बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूं, लेकिन वक्त आपका मुख्तसर है। लेकिन डॉक्टर साहब, यानी मैं तो बस अवाम की इशू के अलावा बात ही नहीं करूंगा। यानी पहले जो चीज़ मिल रही थी 50 रुपए किलो, वो मिल रही है 90 रुपए किलो, और चोर फिर भी वो हैं जो 50 रुपए की दिलवा रहे थे। आटा मिल ही नहीं रहा, वो अब ले गए हैं 1400-1500 रुपए, जो मिल रहा था 500 रुपए, और चोर फिर भी दूसरे हैं। मैं क्या आपकी गवर्नमेंट को कहूँ, क्या आपकी गवर्नेंस को कहूँ? फिर जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, आवाम की जेबों में डाके डाले, उन लोगों पे आपने कौन से हाथ डाले हैं, कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं? बाकी ये जो आप कह रहे हैं जनाब के सियासी इंतकाम लेते रहे, फलाह करते रहे, माजी के उन किस्सों को आप अपनी नाअहली कब तक छुपाते रहेंगे? अच्छा चलो, मेरे पास सर डॉक्टर साहब मेरे पास खत्म हो गया। डॉक्टर साहिबान से मेरी गुजारिश है कि इस ऑपरेशन को हम अभी मुअत्तल करते हैं और अगले प्रोग्राम में फिर कभी दोबारा बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।